हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली पढ़ते हैं और डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस करते हैं और जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं और हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। वो सभी के लिए प्रिपेयर कर सकता है, जो भी करंट अफेयर जिस भी एग्ज़ाम में आते हैं, वो चाहे कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री या मेंस की, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर कोई सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, या फिर किसी की अगर एसएसबी आई है तो वो अपने लेक्चरेट के टॉपिक्स और जीडी के टॉपिक्स के लिए पॉइंट यहाँ से कलेक्ट कर सकता है। और चाहे जिस भी एग्ज़ाम में, अगर एसएससी के भी एग्ज़ाम में कोई करंट अफेयर आता है तो वो यहाँ से तैयार कर सकता है। ठीक है, मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 30 दिसंबर। तो चलिए आज की न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। पहली खबर इलेक्शन कमीशन से आई है। जैसे कल भी इलेक्शन कमीशन की एक न्यूज़ थी, डीलिमिटेशन लागू हो गया है। कहाँ पे डीलिमिटेशन कहाँ चालू होगा? आसाम में। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। तो इलेक्शन कमीशन से एक और न्यूज़ आई है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन की इस आर्टिकल में आता है 324 में। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन में इन्हें ये कहा है कि हम, जैसे कि कोई माइग्रेंट्स होते हैं, इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो माइग्रेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, काम के लिए जाते हैं। अगर यहाँ पे कोई असेंबली पोल्स या अगर पोल्स हो रहे हैं, ठीक है, असेंबली पोल्स हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, तो ये इंसान यहाँ पे वोट नहीं कर सकता था। ठीक है, तो अब क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर ये माइग्रेंट यहाँ पे है तो इसका वोट यहाँ भी लिया जा सकता है। ठीक, इसके लिए क्या होगा? रिमोट ईवीएम ला रहे हैं हम लोग। ठीक है, रिमोट ईवीएम ला रहे हैं, यानी कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम ला रहे हैं, जिसकी वजह से सभी माइग्रेंट्स क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। हाँ, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनसे मांगा गया है कि आप आइए 16 जनवरी को, ठीक है, और मिलके बात करते हैं इस पे कैसे करना है, और 31 जनवरी तक आप हमें बता दें। ठीक है, जिससे वजह से हम लागू कर दें, और जो भी पोल्स होंगे, फर्दर पोल्स होंगे, वो वोटर्स क्या होंगे कि यहाँ पे वोट दे सकेंगे। इसके लिए क्या है, जैसा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की तो 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ठीक, 8 नेशनल पार्टीज़ हैं और 57 क्या है? रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं। स्टेट पार्टी मान लेते हैं या रिकॉग्नाइज्ड पार्टी मान लेते हैं। ठीक, इसकी बात हमने 9 दिसंबर को के वीडियो में की थी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो बुलाया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आप अपनी राय रखिए इस पे, और अभी ये पायलट प्रोजेक्ट पे लागू होगा, उसके बाद फर्दर पोल्स में लागू होगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आपको पहले सूचना करनी पड़ेगी कि हाँ मैं माइग्रेंट हूँ, और जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एक भेजा जाएगा, ऑफिसर भेजा जाएगा, और जो आपके वोट लेगा और आपका जो बूथ होगा वो आपके नियरेस्ट पे लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये थी। तो रिसेंटली किसने आरवीएम के लिए किसने कहा है? इलेक्शन कमीशन ने कहा। ठीक है, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि तेलंगाना एक आरटीआई है। मैं आरटीआई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये 2005 में लाया गया था। ठीक है, जिससे क्या था कि अगर आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए सरकार से, वो आप इसके द्वारा मांग सकते हैं आरटीआई के तहत। ठीक है, आरटीआई के तहत आप मांग सकते हैं, आपका हक बनता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। और ये आर्टिकल 19 में आता है कि राइट टू फ्रीडम और राइट टू एक्सप्रेशन में, स्पीच में आप इसके अंदर आता है। एनीवेज, तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लागू हुआ था। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको देखने के लिए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। अगर नेशनल लेवल की बात करें तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और उसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स होता है, या फिर 65 ईयर्स, यानी कि वो 65 साल या 60 साल तक, 5 साल जो पहले आ जाए और जो 65 साल। इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के द्वारा। इसमें 10 से ज़्यादा कमिश्नर नहीं हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो पे स्केल या फिर ये जो अपनी पोजीशन एंजॉय करते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर के तहत एंजॉय करते हैं, सीईसी इसके द्वारा और ईसी इसके द्वारा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट पोस्ट हो जाती है। उसके बाद इसका जो अपॉइंटमेंट है, ये कोई एमपी नहीं होता है, और कोई ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होता है। किसी भी प्रकार से ये
प्रॉफिट ऑफिस होल्ड नहीं करता है। तो ये थी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो जाएंगे, ठीक है, जिसका अपॉइंटमेंट सेम अगर फर्दर हम बात करें तो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। और जो भी कमिश्नर्स होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। खैर, तो ये रही बात इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। आरटीआई के बारे में, तो आरटीआई में ये कहा गया है कि अगर आप किसी से जानकारी लेते हैं स्टेट से या फिर किसी ऑफिस से इंडिया में, तो तमिलनाडु जो है वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है। यानी कि तमिलनाडु से अगर 100 सवाल पूछे गए हैं तो उसने सिर्फ 14 का जवाब दिया है, राइट। यानी कि तमिलनाडु की सरकार से पूछा गया कि ये 100 जानकारी हमें दे दीजिए आरटीआई के तहत, तो किसी में तो रिस्पॉन्ड नहीं किया और किसी ने प्राइवेसी का हवाला देते हुए इसने कहा कि हम नहीं बताएंगे। तो ये था तमिलनाडु का। बहरहाल अगर हम फुल जिसने इंफॉर्मेशन हमें पूरी दे दी वो थे हरियाणा स्टेट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हम असम है, ठीक है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। ये पूरी अपना दे रहे थे, इन्होंने इन्फॉर्मेशन पूरी शेयर की। खैर, अगर हम इस लिस्ट में देखें हम तो तमिलनाडु सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है। 14% के साथ। और उसके बाद महाराष्ट्र है 23% के साथ, छत्तीसगढ़ है 48% के साथ, फिर कर्नाटका है 59, बिहार 67, और इसमें अगर 73 की पोजीशन पे कौन है, बंगाल है। ये किसके द्वारा किया गया था, एक सतर्क नागरिक संगठन है, ठीक, एक एनजीओ है जो चलाया जाता है। तो उसने क्या किया कि देखा कि कौन सा स्टेट कितना एक्टिव है किसी चीज़ को लेके और क्या वो हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो हम जानना चाहते हैं। तो इस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस संगठन ने क्या किया, आरटीआई डाली थी हर एक स्टेट को और सेम आरटीआई डाली थी, ठीक है, कि सेम जानकारी सीख करने को। एनीवे, तो तमिलनाडु का परफॉर्मेंस सबसे रैंक कम है, तमिलनाडु सबसे लोवेस्ट है। ये इन्फॉर्मेशन अगर पूछी जा सकती है एग्जाम्स में। और सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है, हरियाणा, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। एनीवेज, ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के नए पीएम बन गए हैं, ठीक है। इजराइल के नए पीएम बने हैं, छठी बार इन्होंने पीएम पोस्ट को हासिल की है, छठी बार। और ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इजराइल बन गए हैं, ठीक है। इजराइल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले। जेरूसलम कैपिटल है इसकी, जेरूसलम इसकी कैपिटल है। जेरूसलम यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक है। जेरूसलम की जो नेशनल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, उसमें प्रोफेसर हैं युवल नोआ हरारी, ठीक है, आपको शायद पता हो युवल नोआ हरारी। इनको बोला जाता है कि वर्ल्ड्स इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, वर्ल्ड्स इंटेलिजेंट पर्सन। इनकी एक किताब है, कई किताब है इनकी, जो सबसे इनकी फेमस है उनकी है सेपियंस, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है सेपियंस, युवल नोआ हरारी के बारे में। खैर, ये हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं वहाँ पे, और ये एक गे हैं, राइट, ये एक गे हैं, इन्होंने बाद में डिस्क्लोज़ किया था, ये एक गे हैं। खैर, तो जेरूसलम की हम बात, इजराइल की बात कर रहे हैं, तो इजराइल के नए पीएम बन गए हैं नेतन्याहू, और ये थे, और काफ़ी कोलिशन इनका टूट गया था, दूसरी सरकार से कोलिशन टूट गया था, तो ये नए हो गए। इन्होंने 2009 से 2021 तक की होल्ड की है, पीएम की पोजीशन होल्ड की है, इन्होंने हेल्ड की है, और फिर से ये पीएम बन गए हैं। एनीवेज, अगर हम इंडिया इजराइल की बात करें, थोड़ी सी इंडिया इजराइल की बात करें, रिलेशंस की, इंडिया इजराइल की, तो इंडिया और इजराइल के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। और इंडिया और इजराइल के रिलेशन 1992 से इस्टेब्लिश्ड हुए हैं। और जो हमारे पीएम मोदी हैं, जो हमारे करंट पीएम है, ये पहले ऐसे पीएम है जिन्होंने इजराइल की यात्रा की थी। तो इंडियाज़ फर्स्ट पीएम जिसने इजराइल की यात्रा की थी वो है पीएम मोदी। उसके बाद 1992 से इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इनसे डिफेंस में बहुत अच्छे एक्सपोर्ट हैं, ठीक है। दूसरा ऐसा देश है इजराइल, दूसरा ऐसा देश है जिससे हम सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर हैं हम,
ठीक है। इसराइल से हम डिफेंस के मामले में बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं। वो चाहे रडार हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। रडार इन द सेंस कि अगर डिफेंस में हम ज़्यादा ही कोई सामान मंगाते हैं तो वो रडार टाइप है, ठीक है। तो इसराइल बेस्ट है रडार सिस्टम के लिए, जाना जाता है पूरी दुनिया में कि इसका रडार इतना अच्छा है कि वो छोटी सी भी छोटी चीज़ों को पकड़ लेता है और इन्फॉर्म कर देता है। इनफैक्ट वो फायर भी कर देता है मिसाइल, ठीक है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को वो फायर भी कर देता है। एनीवेज, तो ये डिफेंस में हमारा कोऑपरेशन बहुत अच्छा है और हम करीब डिफेंस को अगर छोड़ दें तो करीब हम 14 बिलियन डॉलर का हम ट्रेड करते हैं इजराइल के साथ। और मेन मुद्दा है एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या है कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी हम इजराइल से मंगाते हैं और वो हम अपने देशों में इनकलकेट करते हैं फ्यूचर फॉर मॉडर्न फार्मिंग के लिए। तो ये थोड़ी सी बात है। उसके बाद अगर हम जेरूसलेम की बात करें, इज़राइल की बात करें, इज़राइल की, तो जब ये मोदी जी गए थे तो हमारे जेरूसलेम से रिलेशन अच्छे थे, ठीक है। तो हम जेरूसलेम ये पीएम नहीं गए थे, राइट। जेरूसलेम पीएम नहीं गए थे, जिसकी वजह से जेरूसलेम में क्या हुआ था कि सोचने वाली बात आ गई थी कि हमारे यहाँ पीएम नहीं आए और ये कन्वेंशन को तोड़ा गया एक तरह से कि अगर इजराइल जाएंगे तो पैलेस्टीन जाएंगे। एनीवेज, पैलेस्टीन जाएंगे तो पैलेस्टीन नहीं गए थे। तो अभी जो इजराइल में सबसे ज़्यादा ज्यूज़ रहते हैं, ठीक है, और माइनॉरिटीज़ के तौर पे क्रिश्चियन रहती है, मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, मुस्लिम रहते हैं। और इज़राइल की अगर हम बात करें तो इज़राइल एक मेडिटेरेनियन कंट्री है, मेडिटेरेनियन सी के पास है ये, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के पास है। और अगर हम इस मैप में देखें, इज़राइल का मैप है, तो इज़राइल के मैप में इज़राइल का ये मैप है, इज़राइल है, ठीक है। ये मेडिटेरेनियन सी है। इजिप्ट की बात करें हम, एक कायरो है। यहीं पे क्या हो रहा था, यहीं पे एक मीटिंग हो रही थी एनवायरनमेंट को लेके, जिसमें थे कोप की मीटिंग हो रही थी, COP27, ठीक है। तो COP27 की मीटिंग कायरो में हो रही थी। एनीवे, सीरिया की कैपिटल दमस्कस, सबसे अगर अनहैप्पीएस्ट कंट्री बोली जाए, सैडेस्ट कंट्री, तो वो है सीरिया। खैर, अगर हम इज़राइल की बात है, इज़राइल में जेरूसलेम है। तो जो जेरूसलेम है वो शेयर करता है बॉर्डर, ये है पैलेस्टीन है और इसका हिस्सा यहाँ पे भी पैलेस्टीन है। जो पिंक कलर में दिख रहा है वो पैलेस्टीन है। तो ये जो जेरूसलेम है ये दोनों शेयर करते हैं, ठीक है। इज़राइल भी यूज़ करता है और पैलेस्टीन भी यूज़ करता है। तो जब इज़राइल और पैलेस्टीन का युद्ध का अगर क्लैशेस का अगर मेन मोटिव ही देखें तो ये जेरूसलेम है, क्योंकि यहाँ पे एक मस्जिद है, मॉस्क्यू है जो। और पैलेस्टीन में क्या है कि पैलेस्टीन एक क्या है, मुस्लिम डोमिनेटेड है, मुस्लिम है। और इज़राइल में क्या है, ज्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट का कारण ये है कि मुस्लिम यहाँ पे आते हैं अपने मॉस्क्यू में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। खैर, इसके पीछे कई सारे रीजंस भी हैं। एनीवेज, तो ये था इज़राइल, थोड़ी सी बात कर ली हमने। और इज़राइल और पैलेस्टीन का युद्ध काफ़ी पुराना चला आ रहा है, इनफैक्ट 1948 से चला आ रहा है। और जो इज़राइल की जो डोमिनेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है लगातार, क्योंकि अगर हम इज़राइल का मैप देखें तो इज़राइल बहुत कम में था पहले। इज़राइल का एरिया पहले बहुत कम में था, बट हाँ, लड़ाई के बाद, युद्ध के बाद, लड़ाई करने के बाद, क्लैशेस के बाद, डिस्प्यूट के बाद कहें तो इज़राइल ने जो पैलेस्टीन का टेरिटरी है वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई कर लिया है, थोड़ा बहुत का बहुत ज़्यादा कर लिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या, अगर ये पीएम बने हैं तो इनका रोल क्या होता है। इनफैक्ट पैलेस्टीन का और इज़राइल का संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, और इनफैक्ट जो पीएम नेतान्याहू हैं इनका भी संबंध पैलेस्टीन के साथ काफ़ी अच्छा नहीं रहता है, काफ़ी एग्रेसिव हैं पैलेस्टीन को लेके। और खैर, आने वाले दिनों में देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या अपडेट आती है। तो ये थी कुछ बातें इंडिया और इज़राइल के बारे में, ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, आपको मिली गई होगी कि जो हमारे ब्राज़ील के फुटबॉलर थे पेले, ये इनकी कल डेथ हो गई। और ये एक ऐसे फुटबॉलर हैं जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक है, 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, 1958 वाला, 1962 वाला और फिर 1970 वाला, ठीक है।
और इनका जो गोल का रेट है वो 0.94 पर मैच है। ठीक है, तो ये इनकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी। और ब्राज़ील के थे ये, इनकी फैमिली ने कल बताया कि इनकी कल डेथ हो गई है और इनको काफ़ी मल्टीपल फेलियर ऑर्गन्स हो गए थे और काफ़ी एज हो गई थी। इनफैक्ट इन्होंने 1977 में रिटायरमेंट अपनी ले ली थी। तो ये थी इसके बारे में थोड़ी सी बात। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस को फायर किया है, यानी कि ब्रह्मोस का जो रेंज है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। और जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस के बारे में थोड़ी सी चर्चा। इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है। इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। इंडिया की ब्रह्मपुत्रा नदी पे, ब्रह्मपुत्रा और इसकी मॉस्कोवा रिवर पे इसका नाम पड़ा है ब्रह्मोस। ठीक है, तो ये लेके और ये कराया गया है। इंडिया का DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका ऑनिस त्रोनी। ठीक है, इनका डिफेंस DRDO रशिया का, इनके बीच जॉइंट वेंचर हुआ है। इसकी रेंज जो थी पहले 290 किलोमीटर थी, पर अब इसको यहाँ टेस्ट किया जाए, इंडियन एयरफोर्स ने क्या कर दिया, इसको बढ़ा के कर दिया है 450। ठीक है, अगर हम ब्रह्मोस की स्पीड की बात करें तो 2.8 मैक है, 2.8 मैक है। और एक ये सुखोई से फायर की गई है, यानी कि सुखोई से फाइटर से फायर की गई है, जिसकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर है, यानी कि वो 1500 किलोमीटर तक बिना एक बार फ्यूल भरने के बाद ये चल सकता है। ठीक है, तो ये इंडियन एयरफोर्स की थोड़ी सी न्यूज़ थी ब्रह्मोस के बारे में, डिफेंस के बारे में। खैर, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल, और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।